अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में मोहम्मद मालिक। अगर मैं ये कहूं कि आज ब्लैक डे है पाकिस्तान की मईशत का तो गलत नहीं होगा। स्टॉक मार्केट 1784 पॉइंट गिरी है, इसका मतलब है अरबों रुपए का नुकसान, अरबों रुपए वाइप आउट हो गए। आखिरी बार जो हाईएस्ट था वो 1500 पॉइंट गिरी थी स्टॉक मार्केट, जब जून 2022 में आपको याद है एक सुपर टैक्स लगाया था शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने, और ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे, तो उसका जो रिजल्ट आया था उस पे मुताबिक हुआ था। तब भी 1500, ये शायद तारीख का बिगेस्ट ड्रॉप है, 1784 पॉइंट। डॉलर जो है 305, बल्कि 305.54, 306 ही अब लगा ले, 306 रुपए टॉप गया है। मार्केट में 330 का रेट दिया जा रहा है, 320 और 30, लेकिन वो मिल नहीं रहा, 330 प्लस पे भी नहीं मिल रहा। अभी प्रोग्राम से कुछ देर पहले हमने कोशिश की कि हम पूछें किसी से कि अगर $5000 मिल जाएं, तो उन्होंने कहा जी 345, और वो भी काफी ड्रामाबाजी के साथ। ये तो इस वक्त गवर्नमेंट का महंगाई का हाल है। जो महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन जो है वो 40 से 50% हो चुकी हुई है खाने की अशिया की। अगरचे दूसरी ओवरऑल इन्फ्लेशन 25-26% कहा जा रहा है। ये है सिचुएशन। अच्छा, अभी बिल्स के ऊपर पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, तबाही फैली हुई है। लेकिन अगेन, जिस तरह बहुत सी चीज़ें हम नहीं दिखा रहे, हम बिल जलाते हुए नहीं अब दिखा रहे, हम बहुत चीज़ें नहीं दिखा रहे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सड़कों पे हो नहीं रहा। कुछ इलाकों पे आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, लोगों ने खंबे उखाड़ने शुरू कर दिए हैं ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर से। उनका जब हम इससे हर बात पे टैक्स लेते हैं, तो फिर हमारी ज़मीन पे वो आपने अपना खंबा क्यों लगाए? ये हालात लगता है हम एक इम्प्लोजन की तरफ जा रहे हैं इंटरनल। अभी सब कुछ हो रहा है तो साथ ही इतलात आ रही है पेट्रोल की कीमत में शायद 10 से 12 रुपए इजाफा हो जाए। हाई स्पीड डीजल में करीबन 19 रुपए 84 पैसे, करीब 20 रुपए लिख लें आप, 20 रुपए इजाफा हो जाए। केरोसिन ऑयल जो है, मिट्टी का तेल, इसमें भी करीबन 13 रुपए 85 पैसे, 14 रुपए रखे, 14 रुपए का इजाफा मुतवक्के है। लाइट डीजल ऑयल भी 8.5-9 रुपए है। ये अभी एड ऑन होंगी चीजें सब कुछ। जो आटा है वो 130% महंगा हो गया, यानी कि डबल से भी ज्यादा महंगा हो गया। गैस की कीमतें भी डबल से ज्यादा महंगी हो गई हैं। जो चीनी है, चीनी आप इस वक्त ढूंढ रहे होंगे, शायद प्रोग्राम ना देख रहे हो, चीनी ढूंढ रहे हो, चीनी का भी यही हाल है। फिर इतलात आती है कि जी जो अफगानी कारोबार करते हैं पाकिस्तान के साथ, उनके पास तकरीबन 3 खरब रुपए की पाकिस्तानी करेंसी है। ये हमारी 1/3 करेंसी है जो टोटल सर्कुलेशन में है। और अभी एक कैबिनेट कमेटी में कोई प्रपोजल भी आया था कि जी 5, और उनके पास ज्यादा पैसे 5000 के नोट में है, तो उन्होंने कहा कि 5000 का नोट फिर कैंसिल कर दें। उसको भी खैर रिजेक्ट कर दिया अभी इन तमाम चीज़ों को। नजर ही आ रहा है। और लेकिन जब हम प्रायोरिटी देखते हैं, तो जो PMLN की लीडरशिप है, वो टॉप लीडरशिप, वो आराम से लंदन में बैठी हुई है। जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो बैठी तो पाकिस्तान में है इस वक्त, लेकिन सरप्राइजिंगली वो भी एहतजाज में शामिल हो रही है। पंजाब में पीपल्स पार्टी एहतजाज में हुआ है। हुकूमत में थे 15 माह, लेकिन सडनली वो अब इसहाक डार पर सारा डाल के खुद साइड पे होना चाह रहे हैं। अभी तक तो हम सवाल सुनते थे कि अगर इलेक्शन हुआ, जो हाल है PTI का, क्या PTI का वोटर आएगा वोट डालने? मेरा तो ख्याल है नया सवाल उठ गया है। अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं या 2-3 माह के अंदर इलेक्शन होते हैं, तो क्या इवन PMLN का वोटर आएगा वोट डालने? वो किस मुंह से आएगा? बिकॉज जो हालात इस तक हुए हुए हैं, इसमें माशाल्लाह ये पिछले PDM की गवर्नमेंट ने पूरा हिस्सा डाला है। हम इन्हीं शोज में बैठ के PTI की गवर्नमेंट की माशी पॉलिसी पे तनकीद करते थे, फिर हम PDM पे करते रहे। आज वक्त आ गया है कि शायद अब फैसला करना होगा कि ये पॉलिटिकल गेम्स अब बंद करें। जो ये चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लग रहा है कि एक प्रायोरिटी इस मुल्क की ये है कि इमरान खान अंदर रहे, दूसरी प्रायोरिटी शायद ये है कि नवाज शरीफ बाहर रहे, तीसरी प्रायोरिटी ये है कि जरदारी साहब दरमियान में लटके रहें। पाकिस्तान की मैशत और लोग प्रायोरिटी नजर नहीं आ रहे। कहाँ जा रहे हैं हम इस चीज पे, और कब तक? क्या आप पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता लग्जरी कि आप पर्दे के पीछे बैठ के फैसले करें और बाय प्रॉक्सी चलाने की कोशिश करें? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल हम बड़े सख्त फैसलों की तरफ आ रहे हैं, और उसमें से एक सबसे सख्त फैसला ये भी होगा कि इस मुल्क की माशी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कैसे ख़त्म होगी। और अगर या तो फैसला आने का वक्त हो गया है कि या तो ताकतवर हल्के खुद चला लें, बिल्कुल सामने आके मुल्क चला लें,
या फिर पॉलिटिकल एलिमेंट्स को चलाने दें। ये अब 2 कदम पीछे 1 कदम साइडवेज चल नहीं रहा, और ख़ास तौर पे इंटरिम गवर्नमेंट तो बिल्कुल इस वक्त क्लूलेस नज़र आ रही है। और मैं आज मईशत पे बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की है कि एक्सपर्ट्स के जो मईशत पे बात करें, अगरचे पॉलिटिकल एंगल्स हर एक के हैं, लेकिन मईशत पे बात करें। और ये आपने खबर भी पढ़ी होगी आज कि जी गवर्नमेंट ने एक टास्क दी है एजाज गौहर साहब को, जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है और सब कुछ, कि वो 3 या 4 सितंबर तक अपनी एक सॉलिड रिकमेंडेशंस दें कि किस तरह इकॉनमी इंप्रूव होगी। लेकिन इसकी जो असल हकीकत वो ये है कि जब ये 2-3 दिन पहले इकोनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल की मीटिंग हुई, तो मेरी इत्तला के मुताबिक वो पहले कुछ 2.5-3 घंटे एक मीटिंग अलहदा चली, जिसमें से कुछ बड़े बैठे हुए थे, फिर बाद में एक्सटेंडेड चली, कुछ 7-7.5 घंटे पीर को ये नशिस्त रही। और नशिस्त का जो कुल नतीजा ये निकला कि एट वन पॉइंट आर्मी चीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। बाद में फिर वो 1-2 लोगों को अपने साथ लेके चले गए, और उनमें से एक एजाज गौहर साहब भी थे। और वहां से उनको टास्क दिया गया कि जी आप बताएं इसमें क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रही। फाइनेंस मिनिस्ट्री का हाल ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा और जो हैं वकार मसूद साहब, उनकी सुना आपस में बोलचाल बंद है, और वो एडवाइजर भी लगे हुए स्पेशल असिस्टेंट टाइप। तो अगर ये 2 की बंदे आपस में नहीं बात कर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर कॉम से बात नहीं कर रही, एक डिजास्टर इन द मेकिंग है। एनीवे, हमें आज ज्वाइन किया हुआ इशफाक तोला साहब ने। ये आपको याद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे पीडीएम गवर्नमेंट में, और चेयरमैन रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन भी थे। हमें मुजम्मल असलम साहब ने ज्वाइन किया है, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन थे टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पीटीआई गवर्नमेंट के और मिनिस्टर के साथ। हमें जुबैर मोतीवाला साहब ने ज्वाइन किया है, ये चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप है, और पहले चेयरमैन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान भी रहे। और हम बात करेंगे मलिक बोस्तान साहब से भी ड्यूरिंग द शो, जो चेयरमैन फॉरेन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। सर, मैं जुबैर मोतीवाला साहब आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि आप बिजनेसमैन ग्रुप को, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप को से चेयरमैन है उनके, और अभी आपकी स्टेटमेंट भी चल रही थी कि कल जो हड़ताल वगैरह है उसको चेंबर्स सपोर्ट भी करेंगे। ये मुझे बताएं, क्या ये जो इस वक्त हुकूमत है केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसको बहुत से लोग अब अंडरटेकर गवर्नमेंट कहना शुरू हो गए हैं, इनको अंदाजा है कि मसला क्या है और कैसे हैंडल करना है? देखिए, हमारी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से भी जब वो कराची थे तो बड़ी तफसीली मुलाकात भी हुई। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर से तफसीली मुलाकात इसके इंडिपेंडेंटली भी हुई, फिर कॉमर्स मिनिस्टर से भी हुई, और हमने सबसे आगे जो ना प्रॉब्लम्स जो है उनको हमने उनकी वजूहत सारी हमने उनको बताया, फिर सोल्यूशंस भी बताए। वो हर चीज का जो जवाब है वो उनका एक ही है कि IMF के आगे हम लाचार हैं, IMF के आगे मजबूर हैं। हमने उनसे जो ना अभी जो आज जो हमें ये किया है, इतने सारे यहाँ 1000 से ज्यादा लोग थे डिफरेंट एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स और चेयरमैन, वो ये कह रहे हैं कि हम उसको किसी सूरत में भी दे ही नहीं सकते, कराची चेंबर हैज टू गो विद देम। हमने उनके साथ यकजहती का इज़हार किया। कल कराची चेंबर को हमने बंद रखा है ताकि जो है एक हमारा भी टोकन ऑफ प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के पास चला जाए, क्योंकि हमारे बड़े वैलिड सजेशंस हैं। देखिए, आज का जो सबसे बड़ा टर्मोइल, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का, तो बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज के, इसके उसके में गिनाने करें तो 1 घंटे से ज्यादा टाइम चाहिए। लेकिन अभी जो फिर फॉर मसला है आम आदमी का और छोटे दुकानदारों का, छोटे इंडस्ट्रियलिस्टों का, वो बिजली के निर्ख हैं। अब अगर आप इनको सामने देखते हैं कि पावर की जो निर्ख है उसका क्या तरीकेकार है, वो IMF की बात करते हैं। मैंने 5 पॉइंट्स उनको दिए हैं, आपको आपके तवज्जो से मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी मैं अपील करता हूँ। एनर्जी मिनिस्टर से मेरी कल काफी तफसीली बात हुई। पहला पॉइंट ये है, देखें कि IPPs जो है हमारे, उनको जब हमने उनके साथ एग्रीमेंट्स किए तो उस वक्त फर्ज कर लें $100 का डॉलर था, उससे भी कम था, कई ऐसे हैं जिनके $100 से भी कम डॉलर था। उसके अंदर हमने 13 सेंट और 17 सेंट के दरमियान हमने उनसे माहिदे किए। उस वक्त 13 सेंट बनते थे $13, और आज 13 सेंट बनते हैं $39। तो अगर आप बाकी जो एनवायरमेंट है वो तो पाकिस्तान का ही है ना,
फ्यूल इज अ पास ऑन फैक्टर। जब भी आप आईपीपीसी की बात करते हैं तो फ्यूल महंगा होने से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। उनके अंदर ओएनएम होता है और आपका फाइनेंशियल चार्ज होता है और इनकी अपनी जो ना लेबर और उनकी सिस्टम होती है वो होता है। अब उसके अंदर आप अगर 39 रुपए ले रहे हैं तो उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात हो सकते हैं कि भाई आप इस दाम को कम करें, मुल्क को जरूरत है, वरना मुल्क बैठ जाएगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल बात नहीं होगी और मैं समझता हूँ कि वहां से हमको कम से कम भी जो है ना 7 से 8 रुपए की रिलीफ इजीली मिल सकती है। तो मेरा बड़ा वैलिड पॉइंट है। आप आज देख लेंगे उनको कितने रुपए मिल रहे हैं जब हमने 13 सेंट तक किया। नंबर 2, हम ये चाहते हैं कि देखें 200 यूनिट लाइफ लाइन कंज्यूमर्स को देते हैं। पिछले साल उन्होंने ये कायदा कर दिया कि 201 यूनिट होगा तो 1 यूनिट का नहीं, 201 यूनिट के ऊपर नेक्स्ट स्लैब लगेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाउस होल्ड का, छोटे लोगों का जो एक बल्ब और एक पंखा जलाते हैं, उनको अगर आप देखें तो उनको अगर ये 200 की जगह पे, मैंने उनको सजेस्ट किया कल एनर्जी मिनिस्टर साहब को, इसको आप 400 कर दें और 401 पे नया स्लैब लगाएं। इसमें तो आईएमएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, हमने सजेशन हमारा ये है कि देखें टैक्सेस हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज है, ये सारी चीजें। अब आप देखिए जब ये फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज पुराना चला आ रहा है, उसके बाद आप पहले एक एक कर ले, सेल्स टैक्स 18% सेल्स टैक्स लगता है उसके ऊपर। जब 30 रुपए बिजली का दाम था वो भी 18% लगता था। तो आप उसको अगर हिसाब करेंगे और अगर आज आप 57 रुपए ले रहे हैं या 55 रुपए ले रहे हैं तो भी आप 18% ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसमें किस बात के लिए अपने पैसे बना रही है, हमारी समझ में ये नहीं आता कि गवर्नमेंट का इसमें क्या है कि वो अगले जो 20 रुपए जो है उनको तो 30 रुपए पे मिल रहे थे, अगर उसको वहां फ्रीज कर दें और 30 रुपए को अपना 18% लें, इसलिए कि आईएमएफ के साथ हम नहीं लड़ सकते। लेकिन ये जो इतना सारा जो इजाफा हुआ है उसको अगर आप जो बाकी के जो आपके 22 रुपए हैं उसमें आप 18% ना लें, इससे कोई 3 से 4 रुपए का जो है ना आपको वहां फर्क आप डाल सकते हैं इजीली। इनकम टैक्स जो है, जो आदमी हाउस होल्डर्स का कौन सा इनकम टैक्स है, कैसे आप इसको इनकम टैक्स ले सकते हैं? आपने अपनी जो है ना, आपने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के अंदर आप फेल हुए तो आप बिजली के बिलों पर 5% डाल देते हैं। यहाँ से अगर 5% लेते हैं तो आपके तकरीबन ये 15 रुपए से 16 रुपए जो है ना ये आपका आ जाता है। लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने प्राइम मिनिस्टर आपको कहा कि देखें सोलर जो है ना इट इज द आंसर। आप जो ये छोटे लोग जो नहीं दे सकते, जिनके छोटे कारखाने, उनको आप इंटरेस्ट फ्री लोन दें ताकि वो सोलर लगाएं। सोलर जब आप 100 आपके पास अगर यूनिट का कंजप्शन है और आप अगर 100 यूनिट लगाते हैं तो आपके बिल के ऊपर तकरीबन कोई 25 से 30% कमी हो जाती है नेट मीटरिंग के बाद। तो वो आपको 25-30% वहां से कम हो जाएगा। आपने आज इंडस्ट्री चलानी है, इस वक्त इंडस्ट्री 50% से ज्यादा बंद हो गई है। आपने इंडस्ट्री चलानी है या बंद करनी है, फैसला सरकार का है। अगर उसको चलानी है हमने, मैं तो एक्सपोर्ट को देखता हूँ एज ए CO2 डैप। मैं कहता हूँ कि किसी तरह से भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, किसी तरह से भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो और हम अपने कोर बिजनेस हमारा टेक्सटाइल है वो 58% हमारा बिजनेस हुआ है। मैं तो उससे डाइवर्ट करके अपने फूड को देखता हूँ, अफ्रीका की तरफ देख रहा हूँ, नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स की तरफ मैंने अपनी तवज्जो कर दी। लेकिन हमारा गोल ये है, इससे आपकी 21% ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम्स फ्रॉम दिस टेक्सटाइल सेक्टर। ये इसका क्या होगा आप मुझे बताएं। तो ये 3 तमाम चीजों को जब मैं देखता हूँ तो देयर इज अ वे आउट। कीपिंग इवन, आई अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल IMF के एग्रीमेंट को मैं ऑनर भी करता हूँ, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं, ये भी मैं समझता हूँ। लेकिन उसके पैरामीटर्स में रहते हुए अगर हम रिलीफ दे सकते हैं कंज्यूमर्स को ऑन द पावर सेक्टर तो इसको हमको करना चाहिए। और एक और मेरा था उसके अंदर ये कि आप ग्रिड के ऊपर मीटर्स लगाएं, फीडर्स के ऊपर इलाका वाइज, और उसकी चोरी का उसी जगह लगाएं। मैं आपको बताऊं फ्रांस के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बड़ा प्रॉब्लम था, मैंने उनको सारा बताया भी। उसमें ये हुआ था कि चोरी बहुत होती। उन्होंने ये किया कि जो इलाके की जो PMT थी उसके ऊपर उन्होंने मीटर लगा दिए और ये ऐलान कर दिया कि इस PMT से अगर जो यूनिट कम होंगे, मिसाल के तौर पर 100 यूनिट इस पे आए और 90 की बिलिंग हुई तो 10 जो है ना इक्वली तकसीम कर देंगे आप सारे मोहल्ले में। ऑटोमेटिकली जो कल्प्रिट होगा उसको कहेंगे मैंने नहीं किया, इसने किया है, तो ऑटोमेटिकली चोरी जाहिर आ जाएगी और एक जो है ना पीयर प्रेशर क्रिएट होगा और जो है ना आपकी जो है ना ये चोरी के अंदर बहुत सारा खातिर खौफ कमी आ जाएगी। ये हमने सजेशन आज पास की है, इसमें आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। जुबैर साहब मेरे साथ ही रहिएगा। तोला साहब, आप तो टैक्स में भी काम करते नहीं, हो टैक्स एक्सपर्ट, फिर आप चेयरमैन, आप रिफॉर्म कमिश्नर भी हैं। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं। उनका एक तो बताएं इनकम टैक्स की इम्पोजिशन की क्या जस्टिफिकेशन है, किस तरह इस तरह होगा, और जो GST का उन्होंने फॉर्मूला बताया कि वो भी रिड्यूस आप करें। आप लोगों की गवर्नमेंट रही है 15 माह, आप लोगों ने ही ये चीजें तय की थी IMF के साथ भी, और ये फॉर्मूलाज भी। किस तरह आप इनको जस्टिफाई करते हैं कि ये इनकम टैक्स वाला एलिमेंट और एग्जैजरेटेड GST
जिसकी वजह से 5-7 टैक्सेस लगे हुए हैं। रीजन में कहीं ये बिलों में नहीं है। हम ये रिसर्च हमें बता रही थी कि 5 के 7 जो आपके टैक्सेस हैं ये रीजन में पूरे इस इलाके में नहीं। ये फिर कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? तोला सा ये रोटीवाला साहब कह रहे थे कि यार ये चीजों को रैशनलाइज करें, फर्क तो पड़ता है। लाइन में जवाब है, ये जस्टिफाई कोई भी नहीं कर सकता। ये बात कर रहे हैं, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्यों, किस वजह से ये हम मतलब आज अचानक जो नए काम करना शुरू कर देते हैं, जो चीज 75 साल से हो रही है, जो चीज हम ट्रेडिशनली करते चले आ रहे हैं, जिस तरीके के साथ हम चलते कर आ रहे हैं, उन तरीक़ेकार को कैसे हम अब्रप्टली चेंज कर सकते हैं, जिससे, और वो तरीका जिससे आपके मुल्क के सिटीजन को जो है ना टैक्स में नुकसान पहुंचता है, जिससे उनकी जेब से पैसे ज्यादा निकलते हैं। तो आप अपना टैक्स नेट ब्रॉड करें। मैं तो हमेशा एक ही बात करता हूँ कि भाई आप टैक्स नेट को ब्रॉडन करें। दैट इज द ओनली वे आउट फॉर द कंट्री, इसके अलावा कोई चीज नहीं। तो इन द मीन टाइम तोला साहब, ये जो अब है इसमें रिलीफ नहीं दे सकते, इसमें IMF को एतराज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब थैंक यू। मालिक साहब, ज़ुबैर भाई ने जो बातें की हैं बड़ी प्रैक्टिकल बातें की हैं, और मेरा ख्याल है अगर मैं इसको 1 बाय 1 करके थोड़ा अगर तामुल से मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, जैसे ज़ुबैर भाई की बात सुनी गई थी, तो मैं वैसे ही एक इसको मैं रिप्लाई तो नहीं कर सकता, मैं इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। जो इनकम टैक्स का है वो सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर है, तो मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो हर बिल पे नहीं है। दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ, सेल्स टैक्स मेरा ख्याल है हर जगह हर कंट्री में मौजूद है। सेल्स टैक्स होता है और ये बिल्कुल गुड्स है और इसमें यहाँ पर बिल्कुल होगा। मेरा ख्याल है बिल्कुल ज़ुबैर भाई सही कह रहे हैं कि डोमेस्टिक कंज्यूमर पे मेरे हिसाब से ये सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि ये क्यों हो रहा है, तो उसकी मैं बड़ी सादगी से जवाब दे देता हूँ। ज़ुबैर भाई मेरा ख्याल है मेरे साथ शायद कोई 6 प्रेजेंटेशनों में मौजूद रहे होंगे, जब चैम्बर्स आते थे और मुख्तलिफ हम चीज़ें इनके सुनते थे रिफॉर्म्स की। उसमें बड़ा एक चीज़ आया थी, जो टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन ने, जिसकी आप मुझे थोड़ी सी मिली थी, थोड़ा अरसा काम करने का मौका मिला, उसमें हमने जुडिशियसली इक्विटी बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम बनाने की कोशिश की थी। और उसमें सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये था कि रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी हुई है, 83 हमारे पास टोटल सजेशन हमने बनाए, इंटरिम रिपोर्ट, अभी तो फाइनल बनी नहीं है। और उस रिपोर्ट के अंदर 2.5 ट्रिलियन के डायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि गरीबों पे इफेक्ट नहीं होते। 2.5 ट्रिलियन में से सिर्फ 21 ऐसे थे जो रेवेन्यू मेजर थे, बाकी ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस के 14 थे, 32 सिंप्लीफिकेशन के थे और 16 एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे। और आपका जो भी टैक्स रिफॉर्म्स है या ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस है, वो सिर्फ एक चीज़ में पिना है, वो है ऑटोमेशन के अंदर। देखिए, करप्शन हर इदारे में है, इंक्लूडिंग FBI। मगर इस रिपोर्ट को पढ़ के मेरा ख्याल है ज़ुबैर भाई ने शायद नहीं पढ़ी होगी, या पढ़ी होगी तो उन्होंने मुझे कोई कमेंट नहीं दिए। हर किसी ने उस रिपोर्ट की बड़ी तारीफ़ की, मगर उसने एक बात ज़रूर की, यार बाकी सारे टैक्सेस बिल्कुल ठीक थे, मुझ पे जो टैक्स लगाया वो गलत था। तो आप जब भी कभी भी इक्विटी बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम नहीं करेंगे, और जब हम आई मी एंड माई सेल्फ की अप्रोच चलेंगे, तो ये टैक्स का निज़ाम बिल्कुल गड़बड़ होगा। और उसी को देखते हुए टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन ने ये सारी रिपोर्टें बनाई हैं। हमारी 8 कमेटियों की रिपोर्ट तैयार है। आज भी मेरा ख्याल है मैं PM साहब को और मेरा ख्याल है मैडम फाइनेंस मिनिस्टर को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, वो रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन आप हमसे ले लें। हमसे काम करवाना चाहें, इस रिफॉर्म कमीशन को आप बात करना देना चाहें, तो हम 3 महीने में रिपोर्ट फाइनलाइज आपको करके देंगे, ताकि अगली गवर्नमेंट के आने तक ये चीज़ें तैयार हों। अगर या तो ये 6 महीने तक बैठे हुए, तो जो इम्प्लीमेंट लेजिस्लेशन के थ्रू हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उस पर ये अमल करें, ताकि आम आवाम पे इस टैक्स का बोझ कम हो। मैं कई जस्टिफिकेशन, जैसे ज़ुबैर भाई ने भी कहा, कोई भी इसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती हमारी कि हम ये कहें कि जी के ज़ुबैर भाई या मैं इसको जस्टिफाई करने जाएँ, ये हम कोई ऐसी चीज़ हम कर नहीं सकते। तो कन्विंसिंग इनकन्विंसिंगेबल हम नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हमारे माशरे में चाहे किसी की भी हुकूमत हो, अगर हम टैक्सेशन सिस्टम में इक्विटी नहीं लाएंगे तो बिल्कुल ये होगा। जहाँ तक ज़ुबैर भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि मीटर्स पे जहाँ पर कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पर लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है, मैं किसी जगह का मैं नाम नहीं लूँगा, ये एक ऐसी कुछ सूबे के अंदर ऐसी जगह है जहाँ पर 98% बिल नहीं दे रहे लोग।
98% सर, 2% इस ग्रिड से बिल आ रहा है। उसका खुमियादा कौन भुगत रहा है? मैं और आप जो ईमानदारी से बिल देते। हमने सबसे बड़ा काम ये किया कि एवरेजिंग के हिसाब से हमने बिलिंग की हुई है। हमें पता है कहाँ पे कोई बिल नहीं दे रहा, तो फिर उसको आप कैसे मॉनिटर करेंगे? आप जब तक इक्विटी क्रिएट नहीं करेंगे मालिक साहब, ये निज़ाम, ये जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और ये बिल्कुल ठीक है, आपको रिफॉर्म करने पड़ेंगे। रिफॉर्म की तैयारी में तमाम पार्टीज को मिलकर करना पड़ेगा और न्यूट्रल वे में सबको करना पड़ेगा। जी वेलकम बैक टू द शो। मुजम्मिल, ये बताइए, एक है एलिफेंट इन द रूम और वो है आईपीपीस। पीपल्स पार्टी के दौर में 1994 में पहली दफा पॉलिसी आई, पहली आईपीपी की, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी वालों को एक्सपेक्ट नहीं करता उस पर एतराज करेंगे। सेकंड पॉलिसी फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली पीएमएलएन वालों ने बड़े काम दिखाए, मैं उसमें भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये भी उस पर भी हाथ डालेंगे। मेरा तो ख्याल यह था कि जब 3.5 साल आपकी गवर्नमेंट रही तो आप लोग भी कुछ करेंगे, लेकिन सिचुएशन ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा लगता ये है कि मुल्क एक हॉस्टेज है 90 सेठों का। 90 आईपीपीज हैं, हमने हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस उनको देने पड़ते हैं। जैसे जुबैर मोतीवाला ने पॉइंट आउट किया, जो उनके मेड इन हेवन मुआहदे हैं, उस वक्त जो 13 सेंट था वो 17 रुपए का था, आज 13 सेंट 40 रुपए का है। आपको याद है पहले सबसे जब आया तो ये डॉलर डिनोमिनेशन भी हमें बताया गया था कि जी क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो इसलिए डॉलर्स में उनको पेमेंट होगी, चले ठीक है। फिर बाद में उसको डॉलर से रुपये में कर दिया गया, फिर रुपये से दोबारा डॉलर्स में कर दिया गया, और शुरू में कहा गया कि जी इनको हमने इतना प्रॉफिट और अपलोडेड फ्रंट इसलिए करना है क्योंकि 10 या 15 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद ये बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर का फॉर्मूला था और इनकी मलकियत हुकूमत को मिल जानी थी। फिर ड्यूरिंग सम टाइम, शायद वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट के जमाने की बात है, कि इनके रिवाइज हुए एग्रीमेंट और वो ट्रांसफर वाला क्लॉज निकाल के इन्हीं के पास रहने दिया गया। और उसके बाद हमने देखा कि लॉटरी निकली हुई है। 2014 में जब 1994 में जब 16 आईपीपीज लगे, उनकी कुल इन्वेस्टमेंट 60 बिलियन रुपए की थी। वो इस वक्त तक 400 अरब से ज्यादा कमा चुके हैं। अब भी जो बात हो रही है, लग ये रहा है जितने हमारा 90% हमारा जो बिलों का मसला है इन आईपीपीज की पेमेंट का है। क्यों ये रिवाइज नहीं हो सकते एक नेशनल इमरजेंसी या नेशनल कंसर्न के तौर पर, कि या यही होगा कि 90 सेठ इतना पैसा कमाएं कि उनकी 90 नस्लें आगे ठीक हो जाएं और बाकी 25 करोड़ मुल्क में लोग खुदकुशियां करें, सड़कों पे आगे लगाएं, बिजनेसेस हड़ताल पे जाएं। क्या आईपीपीज इस मुल्क में सबसे ताकतवर माफिया है कि जिसको कोई हाथ नहीं डालने का सोच सकता? आपने कहा था ना लंदन में लीडरशिप बैठी है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी 2 दिन से दुबई चली गई है और उन्होंने आप पाकिस्तान से जो है शर्जील मेमन और कुछ लोगों को जो है मुशावरत के लिए दुबई बुलाया, बिलावल साहब और जरदारी साहब दुबई में। दूसरी बात मैं आपको फॉर एवरीवन इंफॉर्मेशन बता दूं, पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने आईपीपीस को 8,000 अरब रुपए पे किए, 8,000 बिलियन रुपीस। और ये जो है सिर्फ इस साल जो है, ये जो माली साल शुरू हुआ है, इस साल सिर्फ अलोन हमें आईपीपीस को 2,026 अरब रुपए जो है आईपीपीस को पे करने हैं। अंदाजा लगाएं कि 2,000 अरब रुपए आईपीपीस को देने आपने, पूरा सूबा केपी जो है उसका बजट 1,400 अरब है, पूरी फौज का बजट 1,800 अरब है और आईपीपीस का बजट जो है वो 2,000 अरब है। और पिछले साल हमने तरक्याती अखराजात में सिर्फ 500 अरब रुपए खर्च किए पूरे पाकिस्तान के, और आईपीपीस को हमने लगभग 1,200 से 1,400 अरब पिछले साल दिए थे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, देखें ये जो आपने बताया 1994 पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी, 2002 में मुशर्रफ साहब ने दी पॉलिसी और 2015 में नून लीग ने दी पॉलिसी। ये तो आप दुआएं दें कि 2002 की और 94 की पॉलिसी पीटीआई के दौर में रिवाइज हुई और उस पर डॉलर फ्रीज कर दिया था 148 रुपीस पे। जब 94 में जब ये पावर प्लांट लगे थे तो उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की कीमत थी 30 रुपए, हमने जाके 148 पे इसको जो है उनके साथ फ्रीज किया। अगर वो फ्रीज उस वक्त ना करते 2 साल पहले
तो आज 304 का डॉलर होता, जो अभी लोगों को 60-65 रुपए की बिजली मिल रही है, ये अल्लाह जाने कहाँ पे होती, 80 में होती, 75 में होती, कहाँ होती। अब जो ये IPPs की जो आपने बात की है ना, ये हमने, एक होता है ना कत्ल, और एक हम सुनते हैं बेदर्दी से कत्ल। ये बेदर्दी से एग्रीमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यार 90 IPPs या 100 IPPs को आप 2000 अरब रुपए दे रहे हैं। आप उनका टैक्स रेट आप देखें, एक तरफ ये अशफाक साहब बैठे हुए हैं, ये कंफर्म भी करेंगे, मेरे बड़े भाई हैं, कि इतनी आमदनी के बाद इन पे जो टैक्स का भी मुआहदा इन्होंने किया हुआ है, 7.5% टैक्स देते हैं सिर्फ ये, और वो भी डिविडेंड पे। इनकम टैक्स इनका फ्री है। भाई आप इनसे अगर वो नेगोशिएट नहीं कर रहे, आप इन पे टैक्स लगा दें। 2000 अरब है, आप इन पे, बाकी पाकिस्तान आप 35% टैक्स ले रहे हैं, तनख्वाहदार से भी 35% ले रहे हैं। और मुझे पता है हमारी साहब आपको कितनी परेशानी हुई थी जब इस बजट में वापस टैक्स 35% हुआ। तो यार आप इनको 2000 अरब और इनको फायदा बताइए, ये इनकम टैक्स, ये इनका मुजम्मिल एक चीज बताइए, इनका इनकम टैक्स फ्री करने का फैसला कब था, कब से हुआ भाई? जब IPP पे एग्रीमेंट होते थे, उसी वक्त जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, टैक्स फ्री थे। जैसे अभी हम रिफाइनरीज की बात कर रहे हैं कि रिफाइनरी बाहर से आएगी इन्वेस्टमेंट, तो 40 साल की टैक्स हॉलिडे, 30 साल की टैक्स हॉलिडे। ये अशफाक साहब आपको जो है ना, इसमें भी एक चीज क्लियर कर दें, इसमें भी एक चीज क्लियर करें कि जब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो तब थी ना जब पहली दफा लगे, और जब सेकेंड टाइम सारी लोकल इन्वेस्टर्स थे, लोकल बिजनेसमैन थे, और उन्होंने पैसे रुपये की जब कहा गया, इसीलिए तब रुपये को भी ट्रांसफर किया था कि जी डॉलर को रुपये में कर दें, क्योंकि ये तो लोकल इन्वेस्टमेंट है। तो जब लोकल सारे इन्वेस्टर्स थे, फिर उनको ये FDI को शो करके कैसे उनका टैक्स एग्जेम्पशन दे दी गई इनकम टैक्स से? जी वो लोकल्स को भी पॉलिसी दे दी गई, लोकल्स को भी उसमें जो है ना दूध की नहरों में नहला दिया गया। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप इनको टैक्स की बात करते हैं तो ये आपके गले पड़ जाते हैं आके। भाई आप टैक्स रिवाइज कर लें, कुछ और कर लें। और तीसरी बात ये कि इनको जो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो डिवैल्यूएशन का हुआ। एक साल में 60-66% अब तो डिवैल्यूएशन हो गई। जो 1200-1300 अरब मिला तो वो 2000 अरब चले गए। और तीसरी बात मालिक साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो मुझे भी याद आ गई, मेजॉरिटी ऑफ दी, बल्कि ऑलमोस्ट सारे IPPs जो है ना ये 30-70 पे लगे हुए डेट इक्विटी पे। आप 30% पे रिटर्न दें, आप 100% पे आपने जो है उनको कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। एक तरफ आप उनकी इंटरेस्ट पेमेंट भी उठा रहे हैं और 100% पे कैपेसिटी पेमेंट भी दे रहे हैं। ये तो पाकिस्तान को 8000 अरब, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसकी सही तरीके से 2020 की मोहम्मद अली की जो रिपोर्ट उसने बनाई थी, उसने ये कहा कि ये अभी हमने 50% निकाले इनके घपले, इन्होंने एफिशिएंसी पे भी चोरियां की, इन्होंने फ्यूल पे भी जो है डंडी मारी। अगर सही तरह फॉरेंसिक हो तो इससे बहुत बड़ी कहानी है। तो ये उसको जो है इस चीज का कौन हिसाब लेगा? और अभी भी हम खामोश बैठे हुए हैं। आपको मैं बता दूं 51 रुपए जो यूनिट है बिजली का, इसमें IPPs को 16 रुपए जा रहा है, 15 रुपए हुकूमत टैक्स ले रही है, 6 रुपए जो बिजली चोरी हो रही है उसके हैं, और 6 रुपए जो क्रॉस सब्सिडी, यानी बड़े बड़े कारखानों को, जैसे ये जुबैर मोती वाला भाई बात कर रहे हैं कि हमें बिजली सस्ती दो, जिंदगी भर हम बिजली एक्सपोर्ट के लिए सस्ती देते हैं, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी उसी में डाल देते हैं। अभी कराची में एक मॉल है, नाम नहीं लेता मैं आपको, उस मॉल में पहले एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री हट गई, वहां मॉल बन गया। अब उधर जो पुरानी सस्ती गैस जारी थी फैक्ट्री के लिए, उसी गैस से वो बिजली बना के मजे कर रहा है, अरबों रुपए उसको फायदा हो रहा है। इसी तरह एक साबिक वफाकी वजीर थे, उनको जो है उनका कोई एक्सपोर्ट से ताल्लुक नहीं है, वो उनकी जो एक कॉन्फेक्शनरी की फैक्ट्री है, उनको वो जो है गैस मिल रही है सस्ती। आप कह रहे हैं कि कराची में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जहां पे पहले एक टेक्सटाइल मिल थी, उसको वो फैसिलिटीज थी, सस्ती गैस, सस्ती बिजली एंड ऑल दैट, वो हट गया है, वहां पे मॉल बन गया और वो वही वाली एडवांटेज ले रहा है। जी वो बिजनेस रिकॉर्डर का अली खिजर का आर्टिकल पढ़ लें आप, उसमें सारी ये चीजें अनवील हुई हैं। तो कितनी फैक्ट्रियां, कितनी, ये जुबैर मोतीवाला साहब को चाहिए कि ये एहतसाब अपने अंदर भी तो लेके जाएं, जो ले किसी और चीज के लिए गैस रहे इस्तेमाल कहीं और होती थी, एक्सपोर्ट रिफाइनेंस लेते किसी और चीज के लिए, इस्तेमाल कहीं और हो रही थी। तो ये अक्रॉस द बोर्ड अब सर जरूरत है। अब ये अगर हमने खामोशी टर्फ को देख ले
जी किसको बोल रहे हैं सर? जब हमें ज्वाइन किया है मलिक बोस्तान से, मैं जरा फॉरेन एक्सचेंज की चीज पूछ लूं, फिर मैं आपके पास और अब वापस आ रहा हूँ तोला भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, ये क्या हो गया, आग क्यों लग गई है डॉलर को? और ये जो रिपोर्ट छपी है कि जी तकरीबन 3 खरब पाकिस्तानी रुपया अफगान नेशनल्स के पास है, अफगानिस्तान के बिजनेसमैन के पास है, जो उससे सिर्फ पाकिस्तान में करेंसी खरीद रहे हैं। और ये शायद राय आई थी कि 5000 का नोट कैंसिल कर दें, तो वो तो गवर्नमेंट ने नहीं माना, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने। डॉलर को इस वक्त आग क्यों लगी हुई है? देखो, डॉलर को आग लगाने की बुनियादी वजह हमारी अपनी कोताहियां, गलतियां, मैदे जो हमने IMF से मैदा किया, गले का फंदा बन गया। उसमें हमने पहले तो ये तस्लीम कर लिया है कि जितने भी कंटेनर खड़े हैं उनको हम इंटर बैंक से पेमेंट करेंगे, हालांकि वो बगैर LC के कंटेनर हैं। 4 अरब डॉलर पाकिस्तान के, यानी कि बोझ बन गया। और दूसरा, 3 अरब डॉलर जो फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा रोका हुआ था पिछले, उनको अलाउ कर दिया, वो कर दिया। शिपिंग और एयरलाइन का पैसा वो अलाउ कर दिया। लग्जरी आइटम जो कि पिछले 2 साल से पाबंदी थी, उसको पाबंदी हटा दिया। फिर इतने दरवाजे आपने खोल दिए और सप्लाई आपके पास नहीं है, डिमांड आपने 100 से 200% बढ़ा दी है। तो उसका नतीजे यही निकले जो निकल रहे। और दूसरा, हम स्मगलिंग जो है वो काबू नहीं आ रही, बॉर्डर से भी हो रही है, हमारे शहरों से भी हो रही है। अब जो स्मगलर माफिया है, वो मैंने अगले दिन आला काम को बताया भी है कि वो जितनी भी एक्सचेंज कंपनियों की मार्केटें हैं, उनके बाहर वो खड़े हो जाते हैं और बाकायदा वो लगाते हैं, बोली लगाते हैं, आप ये पैसे हमें दें, हम 2 रुपये आपको रियाल पे दे देंगे, डॉलर पे आपको 5 रुपये दे देते हैं। मैंने उनको कहा, रिक्वेस्ट की है कि आप इनको रोकें, ये पाकिस्तान की मैशियत को अगर इसी तरह आवाज़ें लगा के बाद से क्लाइंट से पैसे ले लेंगे और आउट ऑफ बुक ले लेंगे, तो पैसा सारा फिर कहाँ जाएगा? और लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड मैंने बताया, भाई आप देखिए, वो पूरी कोच भर के लाते हैं और उसमें जो है वो बंदे बाहर उनके खड़े हो जाते हैं। और एक्सचेंज कंपनियों में जो कि हमें जो है ये $900 तक ये इजाज़त है कि वो सिर्फ शिनाख्ती कार्ड पे दे दें, बाकी से ऊपर कोई लेना चाहता है तो उसको टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा देना चाहता है। तो हमारे क्योंकि रेट मार्केट से बहुत कम होता है, तो हमने ये रेट इनके लिए रखे जो ट्रैवल करें, ताकि आम आदमी को पैसा सस्ता डॉलर मिले। तो वो अपने बंदे बना के भेज देते हैं, वो बड़ी अलग हमारे लिए दर्द सरी है। तो उसके लिए अभी हमने एक्सचेंज कंपनी को कहा है कि आप हर चीज़ में पासपोर्ट, टिकट मांगे, ताकि ये इन माफिया से निजात ले। ये बहुत बड़ी माफिया बन गई, स्मगलिंग माफिया। इन्होंने पूरे पाकिस्तान की इकानमी को यकमाल बना लिया। और इस वक्त हुकूमत को जो है, मैं समझता हूँ इसको बिल्कुल सीरियस एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को जितने भी बाहर खड़े होकर आवाज़ें लगा रहे हैं और बार से इस तरह आउट ऑफ बुक जो है, बैंकों में बहुत काम हो रहा है। ये भी मैंने स्टेट बैंक को भी बताया कि वहाँ जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी लाखों में डॉलर पड़े हैं, वो बगैर रसीद के खुद ही सेल पर, जो उसमें एक्सचेंज कंपनी भी कुछ शामिल है, नहीं कि मैं सारे कुछ एक्सचेंज कंपनी, तो मैंने कहा आप उनको भी वीडियो रिवर्स करें, जैसे एक्सचेंज कंपनी में हर कस्टमर की वीडियो बन रही होती है, तो बैंकों की भी वीडियो आप चेक करें किस तरह लोग बगैर रसीद के लेन देन कर रहे हैं। इस तरह इम्पोर्टर माफिया ने अपना एक कार्टेल बना लिया है। वह भी जो है, जब से हुकूमत ने इम्पोर्ट को फ्री किया, एंड दिया है, तब जो बड़े कार्टेल हैं, बड़े जो टाइकॉन है, वो अपना उनकी LC खो रही हैं, छोटे इम्पोर्टर की LC नहीं खुलती, वो अंडर टेबल अपनी डील कर लेते हैं और वो अपनी मर्जी की फिर कीमतें बनाते हैं। कीमतें बढ़ा के जब बेचते हैं, इन्फ्लेशन आया हुआ इसकी वजह से। अब बिजली के बिल लोग अदा करेंगे, बिजली जला रहे, कहीं अपनी इकानमी को न जला रहे। मलिक साहब ये बताएं, ये जो आप बातें बता रहे हैं, ये तो खुली गुंडागर्दी या बदमाशी है और खुला ही बिल्कुल ब्रेकडाउन है कि जी आपकी एक्सचेंज कंपनियों के बाहर वैगनें पैसों से भर के खड़ी हुई हैं, लोग बोलियां लगा रहे हैं, उसमें अफगानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही इस पे, किसी जगह पे भी इन्होंने आप ये इन लोगों को नहीं रोका अभी तक, बिल्कुल खुली छुट्टी है। बस उन्होंने पिछले दिनों कोई रेड किए हैं, लेकिन वो कोई बड़ा रेड पकड़ा नहीं है, बस छोटे मोटे करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। इसके लिए मैंने तो कहा है कि जो जिसके पास भी ये कानून है कि बगैर आउट ऑफ बुक करेंसी मिले तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, उस स्मगलिंग के ज़िम्मे, तो आप इसको फ्रीज करें। कोर्ट में वो जाकर जमानत ले लेते हैं, फिर उसको कोई फायदा नहीं है। आप उसको जो है, जो भी आउट ऑफ बुक ले रहे हैं उसको भी पकड़ें और जो भी हवाला करा रहा है उसको भी पकड़ें। अब असल बेनिफिशियरी तो वो है जो हवाला कराता है, पैसा अपना बाहर ले जाता है और जो है उन लोगों को लालच दे के अपने ज्यादा डॉलर का रेट आखिरी बात ये बताएं कि ये जो एक फैली हुई थी, जिस तरह कीमत बढ़ रही है इसकी डॉलर की और सारा, ये तो शायद 350 पे भी चला जाएगा। क्या ये खतरा
है कि 350 तक जा सकता है डॉलर? देखो रोकेंगे नहीं तो फिर किस तरह डिमांड है, फिर तो बेलगाम घोड़े को आप तो ये बेलगाम तो नहीं करना। हर सेंट्रल बैंक का, हर हुकूमत का, पूरी दुनिया के जो अपने रुपये की हिफाजत करके हैं। अब IMF ने इनको जो कहा है कि आपने मार्केट से 1.25% से कम रेट कर ही नहीं सकते, तो ये मार्केट तो 5% है, आपकी इंटर बैंक की मार्केट 95% है, वो किस तरह ड्राइव कर सकती है 5% की मार्केट? वो तो किसी को रेगुलेटर मूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तोला साहब आपसे एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मुजम्मिल एक क्विक क्वेश्चन। आप लोगों ने 3.5 साल में यार क्यों नहीं ये IPPs पे हाथ डाला? मैं आपको बता रहा हूं कि मालिक भाई, ये जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा IPPs पे जो रिपोर्ट हुई और जो उस पे वो कमीशन बनाया, वो हमने बनाया था। उस पे एक रिपोर्ट भी आई थी। उसके बाद हमने उसी की बेसिस पे रीनेगोशिएट भी किया। फिर एक करके का भी जो एग्रीमेंट था उसको भी सेटल डाउन किया। फिर हम चाइनीज के पास भी गए। चाइनीज जो है वो जरा से जो है उस पे उन्होंने जो मैंने सुना था उस जमाने में, वो कहते हैं कि भाई जब आप एग्रीमेंट कर रहे थे ये बातें उस वक्त करने की थी, अब तो ये हमने एग्रीमेंट हो गए हैं, अब इसमें नेगोशिएबल नहीं है चीजें। और इस वक्त जो आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट के जो जिन गले पड़ा हुआ है ना, वो 2015 के बाद के जो IPPs लगे हैं। मिसाल देता हूँ आपको, LNG जिसको ये मिफ्ता इस्माइल और सारे कहते थे दुनिया का सबसे सस्ता प्लांट है, 27 रुपए यूनिट आप इस वक्त LNG के प्लांट को IPPs को कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं। और LNG जो है वो अलग महंगी आ रही है। फिर उसके बाद कोयला, इंपोर्टेड कोयला, जो आपने भी जो बात की, बिल्कुल 100 आने बात की कि लोकल भी हैं इसमें और बाहर के भी हैं, 24 रुपए पर यूनिट कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 270 के डॉलर से, ये जो नया डॉलर है इस पे तो और बढ़ जानी है कहानी। फिर उसके बाद जो लोकल कोयला है उस पे भी आप 20 रुपए पर यूनिट जो है कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। जनाब तोला साहब, अब मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट टर्म में कोई रिलीफ क्या गवर्नमेंट देगी? ये आपने करेंसी का सुन लिया, वो तो लगता है हम कोई वाइल्ड वेस्ट की कोई फिल्म देख रहे हैं, जो कॉबॉयज की फिल्में होती थी कि बदमाश आए, बंदूकें उठाई और जनाब पूरी बार लूट के ले गए, बंदा मार दिया। गवर्नमेंट बिल्कुल इन चीज़ों पे हाथ नहीं डाल रही। लगता है गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी यही है सबकी कि यार वो जैसे मैंने शुरू में कहा, सुप्रीम कोर्ट का एक लग रहा है कि वो जजेस आपस में लड़ रहे हैं, इमरान खान इन पॉलिटिशियंस साथ लड़ रहे हैं, पॉलिटिशियंस खुद जाके लंदन और दुबई में बैठे हुए हैं। यहाँ पे अब इमीडिएट क्या हो सकता है? क्या रिलीफ मिल क्या सकती है कि नहीं मिलेगी? नहीं हम मालिक साहब, ये ऐसा नहीं है, रिलीफ मिल सकती है, बिलाशुबा मिल सकती है, बट इसको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। जैसे मलिक साहब ने कहा, आपको IMF ने कहीं ये नहीं कहा कि आप एक्सचेंज रेगुलेशन ना लाएं। एक्सचेंज रेगुलेशन आप ला सकते हैं, आप कर्बिंग कर सकते हैं, आप ये स्मगलिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो मैन मेड कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त जो हेवाई की सिचुएशन है, वो एक मूवी याद आ रही है मुझे, बारबेरियन एट द गेट। ये बड़ी हॉलीवुड की मूवी है और आप देखेंगे तो उसमें यही सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि हॉस्टाइल टेक ओवर कैसे होता है। तो ये तो मुझे लग रहा है जैसे कि हुकूमत बेबस है। देखें, ये एग्रीमेंट IMF का जून 29 को हुआ था और जून से लेके 14 अगस्त तक ये पिछली हुकूमत ने भी यही चलाया था, इसी पैरामीटर को रहते हुए। सुबह 8 बजे उठ के हम लोग भी ज़रा बातें करते थे, मलिक बोस्तान साहब से भी, उनके रुफ़क़ाए कार से भी, स्टेट बैंक से भी, और पोजीशन को देखते, आप सिचुएशन को देखते थे, कॉम्प्रीहेंड की जाती थी। मगर अगर बिल्कुल ही मैं बेबस हो जाऊँ और अगर मैं ये समझूँ कि नहीं जी IMF ने जो कह दिया हरफ़े आखिर है, तो मैं नहीं समझता कि इस सिचुएशन को हम कभी भी कंट्रोल कर पाएंगे। मेरे हिसाब से सबसे पहला जो इम्पैक्ट आपको लाना है वो आपको प्रॉफिट टेकिंग, जिस तरीके से मलिक बोस्तान साहब ने कहा, आपको वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, एक्सचेंज कंट्रोल को आपको लाना पड़ेगा। आपका ये जो ज़ुबैर मोतीवाला साहब बड़े आसानी से कह के निकल गए कि 400 यूनिट, भाई 400 यूनिट का मतलब क्या, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप पहले सोचें तो सही। आप कह रहे हैं जो बंदा AC इस्तेमाल करे उसको भी आप डिस्काउंट दे दो, ये कैसे हो सकता है? आप 200 यूनिट और 201 यूनिट का फ़र्क करें। आप ये कह सकते हैं कि अगर 200 से 300 यूनिट है उसका टैरिफ भले आप आगे पीछे कर दें, बट ये आप कैसे कह सकते हैं कि 201 वाले को आप बिल्कुल ही बरीउस जमा कर दें? भाई मैंने इतने बड़े जैसे विंडफॉल टैक्स की बात की इसने मिल रहे, मैं कह रहा हूँ देखिए हमारी रिपोर्ट आप पढ़ लें, इसमें हर चीज़ मौजूद है यहाँ पर। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे इशफाक भाई एक सवाल का जवाब दें, क्या पाकिस्तान की मैशत
और आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूदा हालत में, क्या पाकिस्तान और आईपीपी के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स इकट्ठे चल सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप किस तरीके से लेना चाहते हैं। आप इसको देखिए, अगर फ़र्ज़ करें जैसे कि ये RLNG की बात करें, RLNG की सप्लाई नहीं है आपके पास, आपकी RLNG की सप्लाई नहीं थी बिकॉज के आपके कतर के मुआहदे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए और हमने उनको इतना बदनाम किया कि अब वो आने के लिए तैयार नहीं है। और एक मिनिस्टर जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा आपके प्रोग्राम में, आप तस्दीक कर सकते हैं, जो इस हुकूमत के नहीं, पिछली नहीं, उससे पिछली हुकूमत के थे, उनको जब चांस मिला गया कि 1 गो में बार्गेन आप करके बाई कर ले कतर से, तो उन्होंने सिर्फ 3 कार्गोज लिए थे, उनको 100 कार्गोज मिल सकते हैं। तो ये कहाँ तक हम जाएंगे भाई? आप नदीम बाबर साहब की बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये हॉट मनी का स्कैंडल कौन भुगतेगा ये पता है ना। ये चीज़ों को भी तो हमें देखना है। यहाँ हर किसी ने गलती की है, कोई नेक परवीन नहीं है मालिक साहब, मगर अब इसको आगे वे फॉरवर्ड कैसे लेके जाना? हम बाइपोलर नहीं बन सकते कि पीछे भी देखें और आगे भी देखें। एक चीज़ अगर आपने देखनी है, जैसे मलिक बोस्तान साहब ने एक बात की है, आप एक्सचेंज कंट्रोल्स ला सकते हैं, अगर नहीं ला सकते अगर कोई, तो आप दें मुझ जैसे फ़कीर आदमी को, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वॉलंटियर पाकिस्तान हमारा है, किसी हुकूमत को पार्टी का नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ टैक्स रिफॉर्म्स करने हैं हमारे पास अभी भी, और 2.5 खरब रुपए के टैक्सेस मैं कहता हूँ मैं आपको नहीं लगा के दे सकता हूँ गरीबों को रिलीफ देने के लिए। मगर आप अगर करना ना चाहें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप करना चाहते हैं, ऐसे बहुत वॉलंटियर है, मुझे ये पता है, मुज़म्मिल असलम भी आज मना नहीं करेगा। जब पीटीएम की गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, तो ये क्यों मानेंगे? नहीं, उनको मेरी बात सुन, उस वक्त आपका टाइम, हमारा फाइनल रिपोर्ट नहीं आई थी और फाइनल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ, ये कमीशन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बना था। इंटरिम रिपोर्ट जो आई थी उसमें मैं एक टॉक शो में कह चुका हूँ कि कुछ ऐसे स्टेक होल्डर थे जिन्होंने कहा हमारी रेड लाइन है, और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि जी ये जैसे मिनिमम टैक्स ऑन एक्सपोर्ट था, 1.4 ट्रिलियन उन्होंने कमाया एक्सपोर्ट की सिर्फ करेंसी के अंदर, जो कि डिवैल्यूएशन में उनको टैक्स लगाने की बात की तो वो खड़े हो गए। एक कंग्लोमरेट आपके खड़े हो गए जिन्होंने कहा डिविडेंड पे मैं एडवांस टैक्स नहीं लेने दूंगा आपको। हमारे कुछ दोस्त साबिका जो हुकूमत में थे, उन्होंने भी इसको परवान नहीं चढ़ने दिया। मैं उनको भी बरी जमान नहीं करता, मगर बात यह है कि अगर एक चीज़ गुजर गई तो क्या वी शुड लिव इन द पास्ट और वी शुड लुक इनटू द फ्यूचर। हमें फ्यूचर को देखना है। तोला जी, हम भी रन आउट ऑफ टाइम। आपका बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल, लास्ट एक क्विक आंसर, क्या आईपीपीस मौजूदा सूरत हाल में और पाकिस्तान इकट्ठे चल सकते हैं? मुश्किल है, क्योंकि मलिक साहब ये जो है 2027 तक जो है ये प्रोग्रेसिवली जो है आईपीपीस के कैपेसिटी पेमेंट बढ़ेंगी, क्योंकि 2019 में भी आईपीपी आया, 20 में भी आया, अभी शहबाज शरीफ भी इफ्तिताह करके गए। ये जो अभी 2000 अरब है, ये तो 3-4.5 अरब चली जाएगी, और ये जो है बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान को लेके बैठ जाएगी। मैं नहीं समझता कि दे कैन गो टुगेदर अनलेस एंड अनटिल कि हम पूरी बिजली इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने बात सुनी, बड़े मसाइल चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आईपीपीस का है। 90 के करीब आईपीपीस चल रही हैं, और इनके जो आपने बिल सुन लिए हैं कि जो इस वक्त 2600 अरब इस साल आपका इनका खर्चा है। अब तक इन्होंने 8000 अरब हम दे चुके हैं सब कुछ। ये लोकल इन्वेस्टर्स हैं, लोकल सब कुछ है, और हर वक्त जहाँ जहाँ लीड ग्रैप इनको ऐसे ऐसे मुआहदे में जूसेस मिले हैं कि जिसका कमाल है। हीट ऑडिट, मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था, एक होता है हीट ऑडिट, उससे एस्टैब्लिश होता है कि आपकी किस कैपेसिटी पे आप काम कर रहे हैं, आपकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी क्या थी, और आप प्रोड्यूस कितनी कर रहे हैं, और आपकी लेकिन हम क्या हुआ है कि जो शुरू में कैपेसिटी बता दी कि जी मसलन 100 मेगावाट है, तो हम 100 मेगावाट का कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं, जबकि इतने सालों के बाद पता लग रहा है कि उसका जो असल एहलियत रह गई है वो 60 मेगावाट रह गई है, फॉर एग्जांपल, लेकिन आप उस पर दे रहे हैं। आज आपने ये देखा कि इनकम टैक्स की भी इनको माफ़ी हुई है। जो इनको कैपेसिटी मिलता है डेट इक्विटी रेशो अगर 30% लगाया हुआ है, लेकिन हम इनको पैसे 100% की इन्वेस्टमेंट पे दे रहे हैं। ये एक लूट पड़ी हुई है। ये जो जितना इस वक्त क्राइसिस है, इसमें 90% से ज्यादा क्राइसिस इन आईपीपीस की पेमेंट देने का मसला है। मेरा ख्याल है कि जो रोजाना इस वक्त अगर आर्मी चीफ कभी फैसिलिटेशन काउंसिल में बैठते हैं, कभी बिजनेसमैन को बैठते हैं, अगर वाकई फौज ने इस वक्त कुछ करना है,
बाकी तो जो करते रहे ना करें उनकी मर्जी है। तो फिर एक बारी इनको 90 लोगों को बुला लें, इन 90 सेठों को बुला लें और उनको कहें कि पाकिस्तान में अगर चलना है तो आपको भी हमारे मुताबिक चलना होगा। बहुत पैसा बना लिया आपने, आपको बहुत बिजनेस में आपने अरबों रुपए कमा लिए, खुदा का वास्ता इस मुल्क को जीने दें। अगर ये IPP से कॉन्ट्रैक्ट सर्वाइव ना हुए, अगर ये रिवाइज ना हुए, अगर इनसे कोई चीजें रीएडजस्टमेंट ना हुई, आप चाइनीज को छोड़ दें। अभी बाकी यार पाकिस्तानी साइड ऑफ एलिमेंट को तो आप कर सकते हैं, लेकिन मसला यही है जितने आप पावरफुल होते हैं, जितने आप अमीर होते हैं, आपके दोस्त और आपके ताल्लुकात भी उतने ही पावरफुल और अमीर होते हैं। और यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है। यहाँ पे तो जो मलिक मोस्तान ने बताया, अगर एक्सचेंज कंपनीज के बाहर जो दुकानें लग गई हैं और लोग आवाजें लगा के डॉलर खरीद रहे हैं, अगर उसको नहीं कोई छेड़ा तो किसी को क्या छेड़ेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।